हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं समसामयिकी घटना चक्र के जीएस पॉइंटर को, जिसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में। दोस्तों, पॉलिटी से आप लोग बड़ा वाकिफ़ होंगे और आपको बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, क्योंकि पॉलिटी को हम लोगों ने बड़े अच्छे से कवर किया है। शुरू के और लास्ट के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, तो मैं जल्दी ही कवर करूँगा। फिलहाल इस जीएस पॉइंटर के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं और किस तरीके से प्रश्न पूछता है, और प्रश्नों में के कन्फ्यूजन में जो हमारा उत्तर गलत हो जाता है उसको हम सही कैसे करें, और बहुत सारी बातों पर हम देखेंगे। अभी क्वेश्चन देखेंगे कि उनका पैटर्न कैसा रहता है। ठीक है, तो आइए बात शुरू करते हैं जीएस पॉइंटर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के ऊपर। इसी तरह से जीएस पॉइंटर में दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे। हिस्ट्री को मैं जानबूझ के शुरू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री ऑलरेडी आप लोगों को इतना ज़्यादा पढ़ा दिया गया है कि आपको अगर जीएस पॉइंटर दिया जाएगा तो थोड़ा सा आप लोग बोर हो सकते हैं। फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर हम लोग लेक्चर तैयार कर रहे हैं, तो जल्दी वो लेक्चर आप लोगों के सामने आ जाएगा। आइए देखते हैं और एक एक प्रश्न अच्छे से कवर करते हैं, और बहुत अच्छे से आप तैयारी करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा छोटा करके आज मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इतना चलेगा। देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। ये टॉपिक हम लोगों ने छोड़ रखा था पॉलिटी में, पॉलिटी वाले सेशन मैंने इसको नहीं पढ़ाया था, तो चलिए यहीं पे कवर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुआ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इतिहास में चलता हूं लेके। 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध। इसके बाद 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की प्रभुसत्ता भारत में पूरी तरीके से स्थापित हो गई। क्यों? क्योंकि बक्सर के युद्ध में जो दिल्ली का सुल्तान था वो भी लड़ा, और बंगाल का भी, और इसके अलावा अवध का सुल्तान, तो ये सारे लोगों ने मिलकर लड़ा था, फिर भी हार गए अंग्रेज़ों से। इस वजह से हेक्टर मुनरो लड़ाई कर रहा था अंग्रेज़ों की तरफ से, और हारने के बाद से ये पूरा का पूरा क्षेत्र अंग्रेज़ों के अंडर में आ गया, उनके नियंत्रण में आ गया। तो 1764 में जब इतने बड़े क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, तो अंग्रेज़ों ने सोचा यार अब क्या किया जाए। तो 5-6 साल तक उनको सोचने में लग गया, टाइम बीत गया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। 1773 में, कब? 1773 में सबसे पहले एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग माने कि भारत को रेगुलेट कैसे किया जाए, भारत को चलाया कैसे जाए, यहाँ पे शासन कैसे स्टार्ट किया जाए, इसके बारे में ये काम किया गया। तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ये आया, और 1792 में भारतीयों को लुभाने के लिए भारतीय परिषद के बजट पर बहस करने की भी शक्ति दे दी गई। ठीक है, तो याद रखिएगा कब से दिया गया, तो ये दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, याद रहेगा आपको, 1892। ठीक है, सबसे पहले बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा है। अगला है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। फिर से मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ आपको, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, जब अंग्रेजों ने सोचा कि भारत में शासन कैसे किया जाए, स्टार्ट कैसे किया जाए, तो उन्होंने अपना जो एक्ट तैयार किया उसका नाम रखा रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम रखा? रेगुलेटिंग एक्ट। इसको हिंदी में नियामक अधिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियामक अधिनियम। तो भारतीयों का दिल जीतने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले कार्य किया कि उसने एक न्यायालय की स्थापना की, ताकि सभी व्यक्तियों को न्याय मिले, और यह न्यायालय उन्होंने बनाया बंगाल में। हालांकि उड़ीसा और बिहार के कुछ क्षेत्रों की जो है न्याय भी ये देखते थे, कंपल्सरी उसमें नहीं देखते थे, मतलब कि ऐच्छिक रूप से था कि वो चाहें तो अपना मामला लेकर इस न्यायालय में आ सकते हैं। तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले इन्होंने व्यवस्था शुरू किया, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। आज जो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, तो काफ़ी बाद में बना है, ये जो है आज़ादी के बाद की कहानी, पूरा इसका सिस्टम बना है फिर से। हालांकि 1935 में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, 37 में बना भी दिया गया था, लेकिन अभी जो हम लोग ये देखते हैं ये आज़ादी के बाद जो है शिफ्ट हुआ है। इसके पहले जो है संसद के अंदर ये कार्रवाई हुआ करती थी, ये काम हुआ करता था। तो याद रखिएगा, ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, एलिजा इम्पे, यही थे ना, एलिजा इम्पे पहले वो थे, क्या बोलते हैं, न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे। उनके अंडर में 3 और लोग थे, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना भी याद रखिए आप। संघीय न्यायालय
तो वही मैंने अभी बताया ना कि संघीय न्यायालय के स्थापना की बात की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 में। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है क्योंकि हमारे संविधान की लगभग 3/4 बातें कहाँ से ली गई हैं, इसी भारत सरकार अधिनियम से ली गई। मतलब पूरा का पूरा कॉपी कर लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 को। तो 3/4 चीज़ें यहाँ से ली गई हैं और उसी भारत सरकार अधिनियम में संघीय न्यायालय के व्यवस्था की गई, उसका प्रावधान किया गया। हालांकि यह न्यायालय स्थापित किया गया 1937 में। देखो, एक्ट बना देने से बिल्डिंग नहीं खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो एक्ट बना मतलब कानून बना, फिर उसके ऊपर काम हुआ, तो 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना कर दी गई। अगला देखिए, सही सुमेलित है। क्या बोल रहा है, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई? नियंत्रण परिषद ये सब क्या था? एक्चुअली में भारत में देखो, सबसे पहले जो इंग्लैंड आया तो उसने व्यापार के मूड से आए थे। वो लोग यहाँ शासन के मूड से नहीं आए थे, वो लोग व्यापार के मूड से आए थे। तो अपना काम धाम कर रहे थे। इसी व्यापार के मूड में उनकी लड़ाई हो गई अपने ही देश के लोगों से। अपने देश मतलब यूरोप के अन्य जो देश थे उनसे लड़ाई हो गई। जैसे पुर्तगाली थे, डच थे, अंग्रेज़ थे, फ्रांसीसी थे, डेनमार्क थे। ये लोग आपस में लड़ने लगे। क्यों? क्योंकि ये पांचों के पांचों देश भारत से ही चीज़ों को ले जा करके अपने देश में बेचा करते थे और मुनाफा कमाते थे। तो हुआ क्या कि ये पांचों देश ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर दिए और एक दूसरे से लड़ाई कर बैठे, ठीक है। तो उस लड़ाई के फलस्वरूप फिर वहाँ से जब एक दूसरे पर जो है लड़ाई करने के बाद जो जीतता था वो अपना अधिकार क्षेत्र जमा लेता था। धीरे धीरे करते करते उन लोगों का विचार थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। उनको लगा यार हम लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो अगल बगल के राजा हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको खुला छूट मिल गया और धीरे धीरे समय बदलता गया और वो भारतीय राजाओं पर भी अपना नियंत्रण जमाना शुरू कर दिए। फिलहाल जैसा भी था काम चल रहा था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बन के तैयार हो गया। लेकिन उस रेगुलेटिंग एक्ट को और प्रभावी बनाने के लिए एक नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई, जिसके तहत एक नया एक्ट आया जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। ताकि रेगुलेटिंग एक्ट को और प्रभावी बनाया जा सके और अच्छे से शासन किया जा सके, दुरुस्त तरीके से काम किया जा सके, इसलिए नियंत्रण परिषद, ठीक है ना, की स्थापना किया गया। कंट्रोलिंग काउंसिल की स्थापना किया गया। ये स्थापना हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। दोस्तों हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो वहाँ डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। ये तो क्वेश्चन आंसर जीएस पॉइंटर के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर के रूप में दिया हुआ है, इस वजह से हमको इस तरह से बातें करनी पड़ी। फिलहाल आपको समझ में आ रहा होगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो नियामक बोलिए चाहे आप रेगुलेटिंग एक्ट बोलिए, बात एक ही, 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किसके तहत दी गई? ये क्या बोल रहा है, जो ईसाई थे अभी तक क्या थे कि अंग्रेज व्यापार के मूड से आए थे, फिर वो क्या किए यहाँ पे आके अधिकार जमा लिए, रहना शुरू कर दिए। अब वो चाहते थे कि जो इंग्लिश मिशनरी हैं, जैसे जो पादरी वगैरह हैं, जो ईसाई वगैरह हैं, पादरी नहीं ईसाई जो हैं, मतलब उनके जो धर्म के प्रचारक हैं, वो भारत आ जाएं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो इसके लिए मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दे दिया गया चार्टर एक्ट 1813 में। दोस्तों याद रखिएगा, ये 1813 से चार्टर एक्ट शुरू होगा, तो हर 20-20 साल पे चार्टर एक्ट जाके काम करता है। 1813, 13 से फिर 33, 33 से फिर 53, ठीक है। ये इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी लंबे समय तक ये चला है। तो 13 में याद रखिए, 13 में जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की बात जो की गई तो वो 1833 में। मतलब कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, काउंसिल माने क्या, एक गवर्नर जनरल होता था, ये तो आपको पता ही है। अब गवर्नर जनरल सारी चीज़ें खुद ब खुद सोच तो सकता नहीं है, तो इसकी मदद के लिए दोस्तों कौन होते थे, अगल बगल में 2-3 और व्यक्ति होते थे। तो ये काउंसिल के सदस्य होते थे, ठीक है। उस काउंसिल के सदस्य में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। मतलब एक 3 सदस्य थे स्टार्टिंग में, उनको 4 बनाया गया, बाद में फिर 3 कर दिया गया घटा के, वो अलग बात है। तो याद रखिए कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति की गई वो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया। किससे? 1833। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? देखिए 2 बातें पूछता है, एक प्रांत में द्वैध शासन पूछता है, एक केंद्र में द्वैध शासन पूछता है। दोनों बातें पूछता है, प्रांत में और केंद्र में। तो ध्यान दीजिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत जो हुई है वो 1919 में हुई है, जबकि केंद्र में 1935 में हुई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। मतलब प्रांत में द्वैध शासन, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैध शासन आया 1919। तो कैसे याद रखेंगे, द्वैध मतलब दोहरा शासन, तो याद रखिए 1919 2 बार है तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। और केंद्र में आया 1935 में, मतलब इनकी व्यवस्था हटा के खुद फिर से वो हाईलाइट हो गया।
आगे है भारतीय विधान परिषद में प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई कब? तो हमने बताया विधान परिषद ने विधान पालिका को द्विसदनी कब बनाएगी सबसे पहली बार? तो सबसे पहली बार 1919 में बनाई गई थी। 1919 में भारत सरकार अधिनियम भी आया था। ठीक है। अच्छा, 1919 में दोस्तों वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड थे ना, चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, एक बार देख लीजिएगा, मुझे तो यही लगते हैं। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार वो 1909 में हुआ था। मार्ले जो थे वो मुख्य सचिव थे, और मिंटो जो थे वो मिंटो दूती वो जो थे गवर्नर जनरल थे, यानी वायसराय थे, और ये चेम्सफोर्ड यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिखिएगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किसमें दी गई थी, मतलब किस अधिनियम में दिया गया था? तो राष्ट्रपति अध्यादेश निकालता है ना। अध्यादेश कब निकालता है? जब किसी देश, मतलब हमारे देश में जब कानून बनाने की आवश्यकता हो और जो सदन है वो सत्र में न चल रहे हों, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अपने पावर से कानून बना सकता है, लेकिन जब सत्र स्टार्ट हो जाएगा तो उसको पास कराना पड़ेगा, तब तक के लिए बना सकता है। यह अध्यादेश जारी करता हो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 आर्टिकल नंबर 1 to 3 के तहत वो जारी करता है। और ये बात दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। मैंने पीछे आपको बता भी दिया था कि लगभग 3/4 चीज़ें कॉपी की गई है भारत सरकार अधिनियम से। इसके बाद है भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया कब से? तो याद रखिए 1833 के अधिनियम से। अभी हमने पीछे 1833 में पढ़ा था कि क्या नया आया था, तो हमने पढ़ा था गवर्नर जनरल काउंसिल में एक जो है न्यायिक व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक और प्रश्न याद रखिए कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाएगा, और बहस का अधिकार 1892 में। तो जब आप 1792 नहीं 1892, ठीक है, बजट पर बहुत बाद में हुआ है भाई। 1885 में जब कांग्रेस वगैरह आ चुके थे उसके बाद की कहानी है, और रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह तो फिर स्टार्टिंग में थे, वो 1700 सन में चल रहा था। उसको ध्यान दीजिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, 1792 मत याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1792 में तो मुझे लगता है कानवालिस वगैरह थे, वो सब अस्थाई बंदोबस्ती करना, व्यवस्था बनाना, वही सब था। तो इतना तो डिमांड ही नहीं था कि यार वो लोग, बजट तो था ही नहीं उस समय। ठीक है, 1792 कर दोगे तो बजट वगैरह था ही नहीं भारत में, अस्तित्व ही नहीं था बजट का। आगे देखिए, भारतवासियों, अच्छा ये तो हो गया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसके तहत है? तो 1935 अधिनियम के तहत वही है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, ये भी मैं पीछे भी पढ़ा हूँ आपको, 1935 के तहत वही है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया? वही क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमा के बोल रहा है। अखिल भारतीय महासंघ के बारे में बात कर रहा है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना के बारे में दोस्तों 312 अनुच्छेद में बताया गया ना, याद है आपको 312? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये बात भी कही गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशेष नहीं यहाँ लिखना चाहिए उसको, अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? तो वो दी गई थी गवर्नर जनरल को। किसको दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियों पर किसके दी गई थी? वो गवर्नर जनरल के पास थी। अब यहाँ आप कन्फ्यूज मत होइएगा, वायसराय गवर्नर जनरल दोनों एक ही बात लेके चलिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। ठीक है, देश के लिए लिखित संविधान। उस समय तक देश के लिए लिखित संविधान का कोई विचारधारा नहीं था। हालांकि 1935 से पहले शायद 34 में, हाँ 34 में जो है 1934 के आसपास में कौन था, स्वराज पार्टी ने डिमांड रखा था कि हमको भारत के लिए एक लिखित संविधान बनाना चाहिए, लेकिन उसके लिए फ़िलहाल कोई बात नहीं थी। ठीक है, तो 1935 में इस तरह का कोई कुछ था नहीं। आगे चल के जो है बना है, तो वो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पर कर सकते हो या कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर काम किया गया, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अरे बता तो रहा हूँ कि 3/4 चीज़ें वहाँ से ली गई हैं, तो प्रमुख स्रोत तो है ही ना। बर्मा भी इसी समय अलग हुआ था, इसी एक्ट के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा देश, ठीक है, उसको अलग कर दिया गया था। आगे देखते हैं, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कितने जगहों पर? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है और बहुत सारे लोग गलती करते हैं। याद रखिए 1937 में जो चुनाव हुआ था, ठीक है, 35 में एक्ट बना, फिर दे दिया गया व्यवस्था कि भाई अब आप लोग भी अपनी पार्टी बना सकते हो। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है चुनाव लड़ा था, मतलब अपने अपने लोग खड़ा किए थे, और 8 प्रांतों में इसकी सरकार बनी थी। 8 प्रांतों में, 37 की बात कर रहा हूँ,
1937 एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया। किसके द्वारा? तो याद रखिए क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन जब आया तो उसने कहा कि ठीक है, यदि आप सभी लोग भारतीय संविधान का निर्माण चाहते ही हैं तो एक निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण करिए और वो जो है संविधान बनाएगा। ठीक है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स नाम था। क्रिप्स मिशन के जो हेड थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इल्बर्ट बिल विवाद के से आप वाकिफ़ होंगे, नहीं वाकिफ़ होंगे तो जल्दी हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं कि इल्बर्ट बिल विवाद क्या था। फिलहाल इस बिल का जो उद्देश्य बाद में दिया गया वो ये था कि भारतीयों और यूरोपियों में बराबरी हो जाए, क्योंकि पता है दोनों को दो आंखों से देखा जाता था। भारतीयों के साथ अलग व्यवहार होता था और ब्रिटिश के साथ अलग व्यवहार, तो वो समानता लाने के लिए ये काम किया गया था। अगला है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में कितना था? तो 10 लाख था। और शायद आज तक इस आंकड़े को चेंज नहीं किया, आज भी 10 ही लाख पे अपना काम चल रहा है। मतलब कि 10-10 लाख को के एक एक क्षेत्र बनाए गए वोटिंग करने के लिए, ऐसे समझिए आप। वहाँ से एक एक सदस्य उठ के आएगा, मतलब 10 लाख की जनता पर एक सदस्य रहेगा संविधान में, संविधान सभा में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से? कैबिनेट मिशन दोस्तों आया था 1946 में। ठीक है, और इसके सदस्य थे पैथी क्लारेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर क्रिप्स और पैथी क्लारेंस याद रखो आप। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, वही तो बोल रहा हूँ, कैबिनेट मिशन योजना कहिए, 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यकारिणी परिषद के उपसभापति कौन थे? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, यहाँ गलती होती है लोगों से। देखिए अंतरिम सरकार की बात कर रहा है, और पहले भाई अंतरिम सरकार ही थी 1946 तक, क्योंकि अभी तो गठन किया जा रहा है ना, संविधान सभा का गठन होगा, वो बैठकर बताएंगे कि संविधान कैसे तैयार किया जाए, रूल्स रेगुलेशन बनेंगे, तब ना उसके बाद जाके पूरी सरकार में। अभी अंतरिम सरकार चल रहा है, तो अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला प्रश्न सुनिए कि वेवेल कथन दे रहा है और कारण दोनों दे रहा है, आपको सही गलत बताना है। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। बिल्कुल सही। वेवेल के समय में, वेवेल योजना के अनुसार वेवेल ने यही प्रस्तुत किया था कि जो कार्यकारी परिषद है उसमें हिंदू और मुस्लिम के सदस्यों की संख्या समान हो। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था अगर होती है तो भारत का बंटवारा बच जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। भारत का बंटवारा तो होना ही होना था। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना मान नहीं रहे थे और वो एकदम तुल गए थे कि नहीं, हमको द्विराष्ट्र बनाने हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत पर उनका विचारधारा बन चुका था। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग चाहती थी कि, खुद ही चाहती थी कि नहीं, वो एक अलग राष्ट्र के रूप में जो है बने। ठीक है, तो ये कथन तो सही है पर कारण गलत है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि 1934 में स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास ने। ठीक है, 23 में हुआ था ना, 23 मतलब 1923। संविधान सभा के बारे में सही कथन है वो बताइए, आप देखना है, 3-4 कथन दे रहा है, पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। देखिए संविधान को बनाने में ना बहुत सारी कमेटियों को बनाया गया, जैसे झंडा समिति हो गया, प्रारूप समिति हो गया, कार्यकारिणी समिति हो गया, तो बहुत सारी समितियां थी। किसी एक के बस की बात नहीं थी पूरे के पूरे संविधान का गठन करना, लेकिन उनमें जो प्रारूप समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट थी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और उनके साथ 6 लोग और थे, कुल 7 लोग इसमें थे अंबेडकर जी को लेकर के। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। आज भी है भाई, आज भी है। लोकसभा में यदि जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को नामांकित करता है, उसी तरह से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को करता है, तो कहीं ना कहीं इनके प्रतिनिधित्व की बात भी ध्यान में रखा गया उस समय। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति एवं शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ये भी सही है। 1935 को आधार बनाकर पूरा का पूरा जो है ये निर्माण कार्य किया जा रहा था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान के सदस्यों को कैसे चुना गया था? तो याद रखिए विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। भारतीय सभा में, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, वही ठीक है, प्रांतीय सभाओं के द्वारा।
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो पहली बैठक की अध्यक्षता हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर में, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अस्थायी नहीं थे, ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे उस समय। ठीक है, 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और फिर वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हो गए। तो ध्यान रखिएगा, भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वही प्रश्न दे रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? बताया तो अभी आपको 9 दिसंबर को, और उसी दिन प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ, फिर 11 दिसंबर को दूसरा अधिवेशन आता है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, कुल आ गए राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्षता करते हैं। कुल मिला के कितने हुए? शायद 9 या 11 अधिवेशन हुए हैं, अभी आगे आएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था कि भारत को एक संविधान होगा। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना हम लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना है, ये किसने प्रस्तुत किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 9 को अस्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 11 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ठीक 2 दिन बाद फिर यानी 13 को, ठीक है, 9 2 11 2 13 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 46 की बात कर रहा हूँ, 1946। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल असर था यार। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की आत्मा तक कहा गया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कहा, कुछ ने कहा मूल अधिकार को आत्मा माना है, कुछ ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसको संविधान की आत्मा माना, लेकिन मूलतः जो आत्मा मानना चाहिए वो है उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना को। तो लोगों ने स्वीकार किया उसको, क्योंकि वो पूरा का पूरा भारत के संविधान की व्याख्या करता था। उद्देश्य का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती थी, और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। मतलब कि पूरा का पूरा संविधान ही किस पे निर्भर था? भारत के लोगों पर। इसीलिए कहा गया ना, हम भारत के लोग। ठीक है, तो भारत के लोगों के द्वारा वो काम किया जा रहा है। संविधान, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 9-11 नहीं, कुल 12 अधिवेशन हुए थे, वो अस्थायी वाला जोड़ करके। ठीक है, तो 12 टोटल कितने हुए थे? 12। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन पूरा संविधान लिखने में जो टाइम लगा था, बचपन से हम लोगों को याद है आप लोगों को भी याद होगा। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, अब देखो पहले अध्यक्ष नहीं पूछ रहा, पहला उपाध्यक्ष पूछ रहा है, थोड़ा सा टिपिकल हो गया ना। एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो याद रखिएगा, के.एम. मुंशी, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, संघ संविधान की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? हाँ, प्रांतों का जो संविधान समिति था वो सारा कार्यभार दिया गया था सरदार पटेल को, ताकि सारे के सारे जो रियासतें थी उसको ऐड किया जा सके भारत में। तो प्रांतीय अगर वर्ड कहीं भी आपको लिखा मिल जाए तो उसका तुलना आप तुरंत सरदार पटेल जी से कर देना। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो मैंने बताया आपको, भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार, जो अधिकार हैं अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार, और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अच्छा, सरदार की उपाधि इनको किसने दिया था, याद है आपको? जब ये गए थे बारदोली सत्याग्रह में, बारदोली आंदोलन में, तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था, लेकिन खुद सभी महिलाओं ने दिया था। बारदोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा में प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य कितने थे? कुल 6 टोटल, मैंने बताया 7 थे। किसको लेकर के? अम्बेडकर जी को लेकर के। ठीक है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो ये हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। डेट याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे डेट भी आपसे पूछ देता है एग्जाम में। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो याद रखिए, बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव, संवैधानिक सलाहकार। भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप तैयार किया था किसने? तो संविधान का प्रथम प्रारूप भी किसने तैयार किया था? तो बी.एन. राव ने ही तैयार किया था। ठीक है, थोड़ा सा और प्रश्न है उसको देख लेते हैं, इसके बाद हमारा ये जो कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। थोड़ा सा इमेज
जो है स्लो हो जा रहा है, फट जा रहा है, ठीक है। इस वजह से पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो समझ लीजिए मैं बोल रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। पीडीएफ हमको लगता सही नहीं है, क्योंकि पीडीएफ में जो अक्षर हैं ये तो साफ साफ आने चाहिए, हम नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करें। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान भी मत होइएगा, मोबाइल में देखेंगे तो हो सकता सही होगा, नहीं तो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा मोबाइल की। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल कितने जगहों पर बना था? तो कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। तो मैंने पीछे भी अभी बात किया था आपसे। एक नव निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? अरे यार, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, हम भी कर रहे हैं, क्यों वही सारे प्रश्न फिर से आ गए। एक सेकंड, यहाँ से हमको पढ़ना है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? याद रखिए 22 जुलाई को स्वीकार किया था, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अब देखिए, इसको लेकर कहीं कहीं 2 प्रश्न आते हैं। कई लोग मानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कई जगह मानते हैं झंडा समिति का अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी थे। तो आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एक ही ऑप्शन देगा, चाहे जेबी कृपलानी देगा। जेबी कृपलानी पति थे किसके? सुचिता कृपलानी के, और सुचिता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों लोगों का नाम याद रखिए, और दोनों लोगों का नाम महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ? तो जब संविधान के नीचे आऊँगे तो वहाँ लिखा होगा 26 नवंबर 1949 को उसको जो है माना गया था, उस दिन बन के कंप्लीट हुआ था। इसीलिए संविधान दिवस के रूप में किसको मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस। जबकि लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। क्यों 2 महीने बाद क्यों लागू हुआ? क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू इसलिए किया गया कि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। किसको? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, और इसकी घोषणा किया था जब 1929 में 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो है झंडा फहराकर इस दिन की घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसी वजह से कहा गया, चलो संविधान पहले पूरा हो गया तो क्या दिक्कत है, 2 महीना बाद मना लेते हैं, ठीक है। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। फिलहाल स्वतंत्रता दिवस उन्होंने मनाया था, और हमारा स्वतंत्रता दिवस तो भाई 15 अगस्त है, लेकिन 1930 में कांग्रेस ने जो मनाया था वो था 26 जनवरी। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, और भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। मतलब वही कब बनकर तैयार हुआ था, कब उसको एडॉप्ट किया गया था, ताकि लोग एडॉप्ट करना मतलब बन के तैयार हुआ, सभी लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए अपने अपने, तो वो होता है अंगीकृत करना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से इनको निर्वाचित किया गया था? तो इनको निर्वाचित किया गया था बम्बई प्रेसिडेंसी से। कहाँ से? मुंबई प्रेसिडेंसी से, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो 1891 में इनका जन्म हुआ था, और 1892 में बहस करने की शक्ति मिल गई थी। किस पे? किसको मिली थी? ठीक है, बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी ना 1892 में। याद रखो, 91 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पैदा हुए, और 1956 में मृत्यु हो गई। 1956 में कुछ हुआ है क्या? 1956 कंपनी अधिनियम बनाया दोस्तों 1956 में, ठीक है। अब तो बदल गया है, नया आ गया कंपनी अधिनियम। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 1950 को अपनाया गया, ठीक है। इसके बाद भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह जो हमारा है एडॉप्ट किया गया। राजकीय चिन्ह क्या? अशोक वाला, ठीक है, अशोक। तो वो जो है कब एडॉप्ट किया गया? तो वो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। सही कथन दे रहा है कुछ, उसके बारे में देख लीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, अब बता दूं आपको अब गोलमेज सम्मेलन के बारे में। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। तो याद रखिएगा 1932 की बात कर रहा है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। करा है कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श करके ही ये अधिनियम पारित हुआ है, तो बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों एवं भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का उपबंध किया, ठीक है। मतलब कि सभी को मिलाकर के एक अखंड भारत के निर्माण की बात कही गई। तो बिल्कुल दोनों चीज़ें सही हैं। कुछ और कथन कारक दे रहा है, उसको देख लीजिए। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जा सकता है। देखिए सही तो दोनों हैं, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात करेगा, मतलब कि 15 साल तक वोटिंग नहीं होगी। ये किसने कहा था? तो ये कहा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? दोस्तों ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने।
ठीक है। महात्मा गांधी जी के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि इस चीज़ को भंग, ये जो पार्टी चल रही है इसको जो है भंग कर देना चाहिए। ठीक है, कब, जब ये संविधान बन के तैयार हो जाए इसके बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगला है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये किसने कहा है? तो ये आइवर जेनिंग्स का कथन है। आइवर जेनिंग्स का मानना था कि जब संविधान सभा बनाई गई तो उसमें जो संविधान में नियम कानून बनाए गए उसमें जो है अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, उनको उतना ज़्यादा दर्जा नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था, ऐसा उन्होंने कहा आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, आगे देख लीजिए, थोड़ी सी बातें और है, 2 लाइन की बातें। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कथन किसका? कई बार एग्जाम में पूछा है आपसे, तो याद रखिएगा, ऑस्टिन ने कहा था। और संविधान सभा में कुल महिला सदस्याएं कितनी थी? तो कुल 15 महिला सदस्याएं थी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और नेक्स्ट वाले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? संविधान पर विदेशी प्रभाव के बारे में बात करेंगे और डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जीएस पॉइंटर आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल साबित होगा और चीज़ों को रिवाइज करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखिएगा, ऐड को स्किप मत करिएगा। सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि ऐड को देखा करिए, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जितना भी मेरे पास टाइम रहता है मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लिख नहीं पा रहा हूँ और इस वजह से जो लिख करके मैं पढ़ाता था, नोट्स बना करके, आप ये मत सोचिएगा मैंने आपका साथ छोड़ दिया है। ठीक है, कुछ टाइम की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ और मैं पूरा ज़रूर से करूँगा। ठीक है, अगर मैंने इतना किया है तो मैं आगे भी आपका साथ दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।